हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत की इस सीरीज में जो टॉपिक चला हुआ है वो है मुगल काल का। और मुगल काल में आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आज हुमायूं के बारे में, और हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हुमायूं के विजय अभियान आज हम पढ़ेंगे। विजय अभियान हम पढ़ेंगे, उनके निष्कासित जीवन को हम पढ़ेंगे, साम्राज्य की पुनः प्राप्ति करते हैं वो पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने पढ़ा था बाबर के बारे में। तो जो संस्थापक हैं मुगल काल के वो बाबर होते हैं। बाबर के बारे में जितनी फैक्ट्स हैं, जितनी कहानियां हैं, उनको हमने पढ़ा था। एक ट्रिक के माध्यम से भी हमने पढ़ा था कौन सी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी थी। आज का जो है वो हम मुगल काल, जिसमें हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। तो इसमें आज हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि इन्होंने कौन सी अभियान के विजय अभियान इनके काफी हैं। विजय अभियान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कालिंजर अभियान है, दोहरिया या दौरा का युद्ध है, चुनार का प्रथम घेरा, चुनार पर 2 बार घेरा डाल देते हैं ये, जहाँ के शासक होते हैं कौन, शेरशाह सूरी। और बहादुर शाह मालवा गुजरात से इनका संघर्ष होता है। बंगाल विजय होती है, चौसा का युद्ध होता है और बिलग्राम का युद्ध होता है। और बिलग्राम के बाद ये देश छोड़कर भाग जाते हैं क्योंकि मजबूर कर दिए जाते हैं। इनका निष्कासित जीवन होता है और फिर ये पुनः वापस आते हैं, और पुनः वापस आने के बाद फिर से अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं। और फिर अकबर का समय आता है, और ऐसे ही मुगलों का जो समय है चलता चलता मध्यकालीन भारत में अच्छी स्थिति मजबूत है, और आधुनिक भारत में इनकी स्थिति घटती हुई, कमजोर होती हुई 1857 के बाद इनका अस्तित्व यानी कि इनका शासन है वो खत्म हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पूरा मुगल काल का जो हुमायूं के बारे में है वो। और मैं आपको बता देता हूं, जो भी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आपको कंटेंट अपना दिख रहा है, ये सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो लेक्चर फ्री है, पीडीएफ फ्री है, आप डाउनलोड कर लेना ऐप शिक्षा युग 2.0 से। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, शिक्षा युग 2 सर्च करके, और ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो लेक्चर देखें, वीडियो लेक्चर देखने के बाद अपना ये जो भी कंटेंट है एक बार रिवाइज कर सकते हो। आप चाहो तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो चलो आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं का आज पढ़ेंगे सबसे पहले विजय अभियान, फिर निष्कासित जीवन, साम्राज्य, फिर इनके बारे में जितना भी है वो सब हम पढ़ेंगे। और ये मध्यकालीन भारत की संपूर्ण सीरीज है। इससे पहले हमने प्राचीन भारत को भी पढ़ा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, और इसके बाद जल्दी ही हम आधुनिक भारत को भी हम शुरू करेंगे, क्योंकि आधुनिक भारत में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेंस में तो ये मान के चलो आधुनिक भारत ही आता है। तो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं हुमायूं का। हुमायूं का जो दौर है, जो कार्यकाल है 1530 से 1540 का है। और इस दौरान जो बीच में गायब है, इस समय पे कौन होते हैं, शेरशाह सूरी या शेर खान होते हैं। तो फिर आता है 1556 से, और ये 1 साल के करीब ये रहता है। और हुमायूं है तो हुमायूं किसका पुत्र है, बाबर का। तो बाबर है मुगल शासक, यानी कि मुगलों के संस्थापक यहाँ पे भारत में कौन है, बाबर। बाबर की 1530 में मृत्यु हो जाती है, और जो हुमायूं है वो बाबर के 4 पुत्रों में सबसे बड़े हैं, यानी कि ज्येष्ठ पुत्र सबसे बड़े हैं। बाबर ने मृत्यु से पहले कहा था कि आप चारों पुत्र, आप बड़े हो, आप चारों पुत्रों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, आप सभी के साथ बराबर व्यवहार करोगे, हुमायूं को बोला था। और इसी की वजह से इन्होंने अपने क्षेत्रों को, बाबर ने जो जीते थे, अपने 3 भाई और खुद में चारों में बराबर बराबर बांट लिया। और ये एक इनका जो निर्णय था ये आगे चल के इनके लिए दुर्बलता का कारण बनता है। और जहां क्षेत्र को सुदृढ़ करना था वहां पे क्षेत्र का विघटन हो जाता है, राज्य का विघटन हो जाता है। तो सारी की सारी कहानी आज पढ़ेंगे, जितने दौर हैं, जितनी लड़ाइयां हैं, जितने अभियान हैं, सारे के सारे आज इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलते हैं, करते हैं शुरुआत। हुमायूं बाबर का सबसे ज्येष्ठ पुत्र है, यानी कि सबसे बड़ा पुत्र है। ज्येष्ठ पुत्र का मतलब है बड़ा पुत्र है। और यहाँ पे होता क्या, दरअसल बाबर की मृत्यु के पश्चात, बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हो जाती है, जिनका जो कहाँ दफनाया जाता है, आगरा में। बाद में इनको यहाँ से कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, मृत्यु के बाद उनका जो क्या बोलते हैं उसको, मकबरा, यानी कि अफगानिस्तान के काबुल में। तो यहाँ आगरा में उनकी मृत्यु हो जाती है, और आगरा की गद्दी पर उनका बड़ा पुत्र है हुमायूं शासन करता है, गद्दी पर बैठता है। हुमायूं ने तैमूरी परंपरा के अनुसार अपने साम्राज्य को भाइयों में बांट दिया, जिसमें अस्करी को संभल दे दिया, हिंदाल को मेवात दे दिया, कामरान को काबुल और कंधार दे दिया, और खुद ने आगरा रख लिया। ऐसे करके चारों क्षेत्र में बट जाता है। राज्याभिषेक के बाद हुमायूं को अनेक आंतरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक तो इन्होंने क्षेत्र बांट दिया, तो ये भी सभी के सभी इसके भाई इसका साथ नहीं दे रहे हैं। कालांतर में उसके भाइयों ने भी उसका साथ नहीं दिया, आगे चल के इसके भाई भी इसका साथ नहीं देते हैं। हुमायूं के सबसे बड़े शत्रु हैं अफगान मतलब कौन थे, लोधी थे। कौन थे, लोधी, क्योंकि इससे पहले लोधियों का ही तो शासन हुआ था।
लोधियों का ही शासन हुआ था। लोधियों को हरा के ही तो मुगल आए हैं, लोधियों को हरा के ही कौन आए थे? मुगल आए थे। अब मुगलों के प्रति अफगानों में अब क्या है? दुश्मनी है कि इनको यहाँ से वापस भगाना है। क्या करना है? वापस भगाना है। तो ये बाहर खदेड़ने के लिए प्रयत्नशील हैं अफगान इनको, यानी कि लोधी। हुमायूं को इनके अलावा और भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वित्तीय समस्या है। गुजरात का शासक बहादुर शाह है। ये बहादुर शाह हुमायूं को एक निर्बल शासक मानता है, अयोग्य शासक मानता है, और इनके खिलाफ ऐसी ऐसी रणनीतियां तैयार करता है, यानी कि इनको भड़काता रहता है। ऐसी कंडीशन इनके लिए बना के रखी है, और भाइयों का भी इनका साथ नहीं मिलता है, भाइयों का रवैया भी इनके साथ नहीं है, और इन्हीं के कारण इनको देश से निकाल दिया भी जाता है, निष्कासित भी कर दिया जाता है। और अंत में शेरशाह, जिसके हाथों में अपना राज्य गंवाना पड़ा, क्योंकि बीच में शेरशाह या शेरशाह सूरी या शेर खान का दौर होता है, क्योंकि यहाँ पे वित्तीय स्थिति भी मजबूत नहीं है। इधर से बहादुर शाह भी इनका विरोध कर रहे हैं और इनके भाई भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों का नुकसान हो जाता है, तो इसलिए ये देश से बाहर निकाल दिए जाते हैं। कुछ समय बाद ये वापस भी आते हैं। इसके पश्चात हुमायूं भटकता रहता है और भटकते हुए ईरान के शाह के पास अपनी शरण लेता है। कहां लेता है? ईरान के शाह के पास। कालांतर में हुमायूं, यानी कि बाद में चल के हुमायूं ने पुनः अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया तथा उच्च दृढ़ता दिखाते हुए पुनः भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित किया। यद्यपि यह कार्य शेरशाह की मृत्यु के बाद ही संपन्न हो पाया। जब तक शेरशाह जिंदा था तब तक अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाए थे। शेरशाह के मृत्यु के बाद ही ऐसा हो पाया, और कुछ समय बाद ये खुद भी, हुमायूं की भी मृत्यु हो जाती है। और फिर जो शासन स्थापित करते हैं, सबसे बड़ा क्षेत्र विस्तार करते हैं, अकबर का काम आता है, अकबर का नाम आता है, जिनको अकबर महान के नाम से जाना जाता है। तो इनके जो विजय अभियान है वो देखते हैं, हुमायूं के विजय अभियानों के बारे में देखते हैं। तो नंबर 1 पे है कालिंजर अभियान, जो 1531 में होता है। दूसरा है दोहरिया या दोरा का युद्ध है। तीसरा चुनार का युद्ध है, चुनार पे 2 बार घेरा डाला गया था। चौथा बहादुर शाह से संघर्ष, फिर चुनार का घेरा, बंगाल विजय, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। और बिलग्राम के युद्ध के बाद भारत से ये निष्कासित कर दिए जाते हैं। तो हम सारे के सारे पॉइंट टू पॉइंट और छोटी सी कहानी और ये पूरे फैक्ट्स जितने भी होते हैं सब हम पढ़ते चलेंगे, और पीडीएफ आप बाद में डाउनलोड कर सकते हो। तो करते हैं शुरुआत यहाँ से प्रथम युद्ध के साथ, कालिंजर अभियान या कालिंजर का युद्ध। यहाँ के शासक होते हैं प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव के साथ इनका संघर्ष होता है, तो प्रताप रुद्रदेव इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ये यहाँ पे हुमायूं अपनी स्थिति सुदृढ़ नहीं कर पाते, क्योंकि इसी दौरान इनको सूचना मिलती है कि जो महमूद लोदी हैं, अफगान शासक महमूद लोदी हैं, क्योंकि इनके अफगानों से ही इन्होंने सत्ता छीनी थी। तो महमूद लोदी हैं, वो बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहे हैं, बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर ये जौनपुर की ओर बढ़े और तो ये आगरा की तरफ भी बढ़ेंगे और आगरा पे अधिकार कर लेंगे, तो तुम्हारा राजधानी ही नहीं रहेगी, तो तुम शासन कहाँ करोगे? तो ऐसी स्थिति में यानी कि जो यहाँ पे लड़ाई करते हैं, रुद्र प्रताप के साथ इनकी विवाद संघर्ष चला हुआ है, तो इस पे क्या करते हैं? सीधा नियंत्रण नहीं कर पाते, जो हुमायूं की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। क्योंकि उसी समय कालिंजर किले पर, कालिंजर है कहां पे ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। कालिंजर पड़ता है उत्तर प्रदेश के वर्तमान में बांदा जिले में। तो जितने भी यहाँ पे अभियान है ना, तो वर्तमान में ये किस राज्य में पड़ते हैं, किस जिले में पड़ते हैं, हम सारे के सारे यहाँ पे देख के चलेंगे। तो ये बांदा जिले में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस समय इनको सूचना मिलती है कि सरदार, जो अफगान सरदार है महमूद लोदी, बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहे हैं। अतः कालिंजर के राजा प्रताप रुद्रदेव से धन और सैनिकों की जो क्षतिपूर्ति होती है, जो सैनिक शहीद वगैरह हो जाते हैं, उनके बदले कुछ पैसे लेकर हुमायूं वापस आगरा लौट आते हैं। अब दोहरिया या दोरा का युद्ध होता है, क्योंकि ये महमूद लोदी इनसे अपनी सत्ता छीनना चाहते हैं। तो दोरा या दोहरिया के युद्ध में दोनों सेनाएं आपस में लड़ती हैं, अफगान और ये मुगल। जौनपुर के पास गोमती नदी के तट पर हुमायूं ने महमूद लोदी के नेतृत्व वाली सेना को हरा दिया, यानी कि अफगानों को हरा दिया। अफगान सेना को हराकर जौनपुर क्षेत्र, जौनपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है जौनपुर। और यहाँ पर जौनपुर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, क्योंकि अब जो ये अफगान आए थे, इनकी सेना को इन्होंने हरा दिया था। फिर कहते हैं चुनार पर घेरा डालते हैं। चुनार कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पड़ता है। तो हुमायूं ने चुनार के किले पर घेरा डाला, 2 बार घेरा डालते हैं ये। तो चुनार के घेरे के दौरान की क्या घटना है वो देखते हैं। हुमायूं के चुनार के किले पर आक्रमण के समय यहाँ का अफगान नायक है शेर खान या शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी एक कोई कमजोर शासक नहीं है, मजबूत शासक है,
क्या है, एक मजबूत शासक है। और यही देश से निष्कासित करते हैं शेरशाह सूरी ही इनको। 4 महीने लगातार किले को घेरे रहते हैं, 4 महीने के लिए किले को घेरे रहते हैं। इस दौरान हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच एक समझौता होता है। शेरशाह सूरी का पुत्र है कुतुब खां। कुतुब खां, शेरशाह सूरी क्या करते हैं कि मेरा पुत्र कुतुब खां अफगान सेना यानी कि हमारी सेना लेकर आपकी सेना में भर्ती हो जाएगा, बदले में ये किले पर आप ये घेरा हटाओ, किला हमारा रहेगा। तो यानी कि इनकी थोड़ा सा समझौता हो जाता है कि किला हमारा रहेगा, आपकी सेना में मैं अपना पुत्र सेना के साथ भेज देता हूं। तो चुनार का किला फिर शेर खां के अधिकार में ही रह जाता है और शेर खां का पुत्र कुतुब खां अफगान सैनिक टुकड़ी लेके एक सेना लेके इनकी सेना में भर्ती हो जाते हैं। फिर क्या आता है, बहादुर शाह से संघर्ष होता है। ये बहादुर शाह है गुजरात के शासक। ये क्या करते हैं, इनको एक बिल्कुल अयोग्य शासक मानते हैं और इनके साथ ऐसी छेड़खानियां करते रहते हैं। अब ये बहादुर शाह है, ये कहाँ के शासक हैं, गुजरात के। ये शासक इन्होंने क्या किया था, मालवा रायसेन को जीत लिया था। इससे पहले ही मालवा और रायसेन पर बहादुर शाह ने अधिकार किया हुआ था। इसने अजमेर को भी जीता हुआ था, अजमेर को भी जीत लिया था और चित्तौड़ को भी संधि के लिए बाध्य किया था। यानी कि इन्होंने काफी बड़े क्षेत्र पर विस्तार किया हुआ था। बहादुर शाह को एक कमजोर शासक मानता था ये, बहादुर शाह हुमायूं को एक कमजोर शासक मानता था तथा वह लगातार हुमायूं को उकसाने वाली कार्यवाहियां करता रहता था, ऐसी गतिविधियां करता रहता था जिससे ना हुमायूं को आक्रोश आए, यानी कि गुस्सा आए, यानी कि उनको भड़काता रहता था। उसने हुमायूं के विरोधियों का समर्थन किया। इसने क्या किया, अफगानों का समर्थन किया जो इसके विरोधी हैं। जो भी इसके विरोधी था उन्हीं का ये समर्थन करता था। इसने क्या किया, हुमायूं के विरोधियों का समर्थन और किया और सहायता भी की। इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई जो कि अफगान थे, उनके चचेरे भाई तातार खां को मदद दी थी। इन्हीं कारणों से परेशान या गुस्सित होकर हुमायूं एवं बादशाह में, ये बहादुर शाह में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में पता है युद्ध होना तो एक लाजमी है। और हुमायूं अपनी सीमा पर उभरती हुई एक अलग शक्ति, हुमायूं को लगता था कि ये अलग से एक शक्ति है, ये यानी कि ये शासक बड़ी उभरती हुई शक्ति है, ये तुम्हें आगे चल के परेशान करेगा। और दूसरा जो गुजरात का जो क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र, यहाँ से अच्छा टैक्स यानी अच्छा कर कलेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे भी हमें नियंत्रण करना अनिवार्य है। तो दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उसके मन में, यानी कि वो बोलते हैं मन में लड्डू फूटा, यानी कि ये तो हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। तो गुजरात जैसा समृद्ध और महत्वपूर्ण क्षेत्र विजय करने की महत्वाकांक्षा भी एक प्रेरणा थी और उधर से इनसे भी बदला लेना चाहते थे। परिणाम स्वरूप हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण कर दिया। दोनों की सेनाओं के बीच युद्ध हो जाता है। बहादुर शाह ने अपने बीच बचाव के लिए अच्छा खासा प्रयत्न किया हुआ था, लेकिन ये समय पे काम नहीं आया। क्या किया था इन्होंने, रूमी तुर्की वासी तोपची रूमी खां की मदद से एक तोपखाना बनाया हुआ था। अगर यहाँ पे हुमायूं आएगा तो हम उनसे आक्रमण कर देंगे, यानी कि उनको हम यहाँ पे हरा देंगे। लेकिन ये जो प्रेजेंट टाइम था उस टाइम का, वहां पे काम नहीं आया, परंतु उसे मुंह की खानी पड़ी और मालवा और गुजरात का बहुत बड़ा क्षेत्र मुगलों के अधिकार में आ गया मुगलों को इन्होंने देना पड़ा बड़ा क्षेत्र। अब आगे की कहानी देखो, हुमायूं ने क्या किया, गुजरात जीतने के बाद इसका मैनेजमेंट यानी प्रबंधन अपने भाई अस्करी को दे दिया, अस्करी को सौंप दिया। अस्करी एक अयोग्य शासक साबित होता है और शीघ्र ही गुजरात मुगलों से फिर निकल जाता है। अस्करी अयोग्य साबित हुआ और गुजरात फिर इनके हाथों से निकल जाता है। फिर उधर ये चुनार पर फिर घेरा डालते हैं। फिर क्या करते हैं, चुनार पर फिर घेरा डालते हैं। एक बार यहां देखेंगे, चुनार पर इन्होंने पहले भी घेरा डाला हुआ था 1532 में, ठीक है। और चुनार पर फिर घेरा डालते हैं ये, और चुनार पर 37 में फिर घेरा डालते हैं। यहाँ के शासक कौन होते हैं, शेर खान। अब क्या करते हैं, हुमायूं पूर्व की ओर बढ़ा, उसने चुनार गढ़ पर घेरा डाला, जहां कुतुब खां ने शेर खान की योजना के अनुसार, कुतुब खां था ये शेर खान का पुत्र था जो कि इनकी सेना में भर्ती हो गया था पिछले समझौते के तहत। इन्होंने क्या प्लान किया हुआ था कि तुम ज्यादा से ज्यादा, यानी कि कुतुब खान को बोला गया था कि तुम ज्यादा से ज्यादा समय तक इनको, हुमायूं को यहाँ रोक के रखेंगे। जब ये हुमायूं को रोक के रखते हैं यहाँ पे, उधर से शेरशाह सूरी क्या करते हैं, बंगाल को जीत लेते हैं, बंगाल से सब कुछ लूट लेते हैं। और जब ये बंगाल पहुंचते हैं हुमायूं, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ नहीं, सब उजड़ चुका है, यहाँ लाशों के ढेर हैं, कुछ नहीं है। तो शेर खां की योजना के अनुसार हुमायूं को अधिक से अधिक समय तक वहां रोक के रखा गया। 6 माह के पश्चात हुमायूं ने पूर्व का द्वार कहते थे चुनार को, किसको कहते थे, चुनार दुर्ग को क्या बोलते थे, पूर्व का द्वार बोलते थे। और पूर्व के द्वार पर अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया, चुनार के दुर्ग पर अब कब्जा कर लिया और बंगाल की ओर बढ़ते हैं। जब बंगाल पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं भाई, ये
जब बंगाल पहुंचे तो इन्होंने देखा कि यहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब लूट चुका है। बंगाल विजय 1538। जब हुमायूं चुनार घेरे में व्यस्त थे तब शेर खान ने क्या किया था, बंगाल जीतकर वहां खजाना जो था वो लूट लिया। जब हुमायूं बंगाल पहुंचा तो शेर खान वहां से जा चुका था, और शेर खान क्या वहां से लूट के जा चुका था। हुमायूं को वहां गोड़ में विनाशशीला एवं शवों के ढेर मिलते और कुछ नहीं है। हुमायूं ने गोड़ का पुनर्निर्माण करके उसका नाम जनताबाद रखा। अब लूट ले गया कोई और निर्माण कर रहा है कोई बेचारा। फिर इन्होंने क्या किया, आमोद प्रमोद में ये व्यस्त हो जाते हैं। दूसरी तरफ शेर खां क्या करते हैं, मुगल क्षेत्रों को विजित करने में लग जाते हैं। अभी क्या करते हैं, बड़े क्षेत्रों को विजित करके मुगलों के अधीन लेके आ रहे हैं। और शेर खान क्या कर रहा है कि मुगलों के क्षेत्र को ही विजित कर लेता है, लूट लेता है। उधर हिंदाल, जो मेवात के शासक बनाए गए थे, हिंदाल, इनके जो भाई होते हैं हिंदाल, हिंदाल ने क्या किया, आगरा पर अधिकार कर लिया। हिंदाल ने क्या किया, आगरा पर अधिकार कर लिया और खुद को शासक घोषित कर लिया, या खुद को बादशाह घोषित कर दिया। अब देखो इधर से हिंदाल ने क्या कर लिया, आगरा पे अधिकार कर लिया, राजधानी पे खुद का शासन नहीं रहा, ये कब्जा कर लेते हैं। उधर से जब ये बंगाल विजय से लौट के आते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, इनके साथ फिर लड़ाई करते हैं। कौन, अफगान शेरशाह सूरी, क्योंकि आप यहीं से गए थे, आओगे तो यहीं से आओगे, सब देखते हैं तुम्हें। तो ऐसी कुछ घटना होती है। इधर से शासक भी गया, यानी कि अपनी राजधानी भी गई, और वापस राजधानी की तरफ लौटना भी दुर्बल हो गया। बंगाल से लौटते समय शेर खान ने हुमायूं का मार्ग अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया। परिणाम स्वरूप शेर खान से उसका संघर्ष होता है, शेर खान के साथ उसकी लड़ाई होती है। तो जो लड़ाई होती है वो चौसा का युद्ध कहलाता है। चौसा कहां पड़ता है, वर्तमान में बिहार के बक्सर जिले में पड़ता है। कहां पड़ता है, बिहार के बक्सर जिले में पड़ता है, बक्सर जिले में पड़ता है, गांव है। क्रमनाशा नदी के तट पर चौसा नामक स्थान पर हुमायूं की सेना को शेर खान के नेतृत्व वाली सेना के साथ संघर्ष करना पड़ता है, और यहां अफगानों ने बुरी तरह हराया। यानी कि हुमायूं की सेना को शेर खान के नेतृत्व में अफगानों ने बुरी तरह हराया, यानी कि मुगलों को हरा दिया जाता है। शेर खान इनको, हुमायूं को हरा देते हैं, और यहाँ पे हुमायूं को अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाती है। और ये क्या करते हैं, एक निजाम नामक भिश्ती की सहायता से अपनी जान बचाकर भागते हैं। अगर ये कैंडिडेट नहीं होता तो शायद इनकी जान ही नहीं बचती। ये जान बचाकर भागते हैं। बदले में हुमायूं ने उसे एक दिन का बादशाह बना दिया। इसको, भिश्ती को एक दिन का बादशाह बना दिया कि तुमने मेरी जान बचाई थी, जान बख्शी थी, बहुत अच्छा। फिर आता है इनका बिलग्राम का युद्ध। अब क्या होते हैं, जो ये अफगान शासक शेरशाह सूरी होते हैं, ये अपनी स्थिति मजबूत बना लेते हैं, और फिर क्या होता है, बिलग्राम का युद्ध होता है, जो कन्नौज के निकट उत्तर प्रदेश के, यानी कि उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। कन्नौज के निकट है बिलग्राम, जो कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। गंगा नदी के तट पर शेरशाह ने मुगलों को परास्त कर दिया, यानी कि यहाँ से फिर यहाँ इनको हरा दिया, हुमायूं को हरा दिया जाता है। हुमायूं किसी तरह फिर जान बचाकर भागता है बेचारा, 2 बार मुश्किल से जान बचाता है, और ईरान की तरफ पलायन कर गया, और दिल्ली की गद्दी पर शेरशाह का अधिकार हो गया। अब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गया, शेरशाह बैठ जाता है। और शेरशाह का दौर इससे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी वापिस आएगा। तो इससे पहले, शेरशाह के पढ़ने से पहले हम थोड़ा वापिस आते हुए कहानी भी हम पढ़ लेते हैं। तो यहां से ये कहां भाग जाता है, दिल्ली से ये ईरान की तरफ भाग गया। हुमायूं की असफलता, इनकी असफलता क्यों हुई, इनकी कुछ रीजन भी है, कुछ कारण भी हैं कि ये असफल क्यों होते हैं ये। तो एक तो सबसे पहली असफलता है राज्य का बंटवारा। बाबर ने मृत्यु से पूर्व यह इच्छा प्रकट की थी कि हुमायूं अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करे, और इसी के परिणाम स्वरूप इसने राज्य को 4 भागों में बांट दिया। जहां राज्य को मजबूत होना चाहिए था, एक शक्ति होना चाहिए था, वही राज्य 4 भागों में बट गया। हुमायूं ने बाबर की इच्छा को मानते हुए साम्राज्य को अपने भाइयों में समान अनुपात में विभक्त कर दिया, जबकि उस समय आवश्यकता थी संपूर्ण साम्राज्य को एक सूत्र में पिरोने की, न कि विभाजन की। तो विभाजन करने की नहीं थी, इससे साम्राज्य की शक्ति को आघात हुआ। इसके अतिरिक्त हुमायूं के भाई अब दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने की आकांक्षा रखने लगे तथा अनेक बार उन्होंने विद्रोह कर दिए। जहां पे स्थिति मजबूत करनी थी वो मजबूत तो हो ही नहीं पाई, साथ के साथ इनके भाइयों ने भी विद्रोह करना जारी कर दिया। संकट के समय हुमायूं के किसी भी भाई ने उसका साथ नहीं दिया। परिणाम क्या हुआ, विद्रोहियों को हुमायूं के विरुद्ध सफलता मिलती है और हुमायूं यहां से निष्कासित कर दिए जाते हैं। और रीजन क्या है, शेरशाह की बढ़ती शक्ति की उपेक्षा। इन्होंने शेरशाह की बढ़ती हुई शक्ति की उपेक्षा की। जब तुम्हारा मन करेगा शेरशाह को तुम हरा दोगे। ये तो उससे बहादुर शाह को मानते थे कि हाँ इनको हराना जरूरी है, शेरशाह को कुछ मानते नहीं थे, इनको तो तब मन करेगा तब हरा देंगे, जो कि एक गलती साबित हुई।
हुमायूं ने शेरशाह की निरंतर बढ़ती शक्ति की उपेक्षा की। उनका मानना था कि जब चाहेगा आसानी से शेरशाह को परास्त कर देगा। ऐसा सोचना हुमायूं की बहुत बड़ी भूल थी। 1532 में चुनार के घेरे में हुमायूं शेरशाह से संधि के बजाय उस समय सुनहरे मौके का फायदा उठाकर उसकी शक्ति को अगर क्षीण कर देता, कमजोर कर देता, तो शायद आगे समस्या का सामना न करना पड़ता। लेकिन ये क्या करता है कि चलो कोई बात नहीं, चुनार के किले पे तुम अधिकार रखो और तुम्हारे बेटे को हमारे साथ भेज दो। और यही गलती इनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी करती है आगे चल के। फिर इनकी एक प्रवृत्ति है, तीसरा कारण क्या है, विलासितापूर्ण जीवन है। ये विलासितापूर्ण जीवन जीते। हुमायूं की असफलता का एक प्रमुख कारण उसके द्वारा समय का सदुपयोग न करना। जिस समय उसे तीव्र गति से आगे बढ़कर विजय प्राप्त करनी थी, वह विलासिता में बिजी रहता था, विलासिता में व्यस्त रहता था, तथा शत्रु पक्ष को सैनिक तैयारी पूरी करने का पूरा मौका दे देता था। ये अपने छोटा हा काम करके पूरे विलासिता में रहता, और उधर शत्रु पक्ष जो था वो अपनी स्थिति, अपनी सेना को मजबूत कर लेता था, इकट्ठा कर लेता था। जैसे गुजरात में बहादुर शाह को परास्त करने के पश्चात उसका पूर्णतः उन्मूलन यानी कि समापन नहीं किया गया, बिना ही उसे उन्मूलन के मांडू में विश्राम करने के लिए उचित समय समझा कि अब विश्राम करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बहादुर शाह ने पुनः शक्ति संचित कर गुजरात पर अधिकार कर लिया, और जो इनके जो भाई थे वो एक अयोग्य शासक साबित हुए। वास्तव में विलासितापूर्ण जीवन जीने का स्वभाव हुमायूं का पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अब ये यहाँ से निकाल दिए जाते हैं, तो निष्कासित जीवन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, और निष्कासित जीवन के बाद ये वापस फिर लौटते हैं, तो फिर वो भी पढ़ते हैं कि ये कैसे कैसे संघर्ष करके वापिस आते हैं। हुमायूं का निष्कासित जीवन देखते हैं हम। आगरा और दिल्ली पर शेरशाह का अधिकार हो जाने के पश्चात हुमायूं सिंध होते हुए ईरान के शाह के पास पहुंचते हैं। ईरान के शाह के पास ये पहुंचते हैं। अपने निर्वासित जीवन के दौरान ही हुमायूं ने मीर अली की पुत्री, जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम, से ये निकाह कर लेते हैं 1541 में, और इन्हीं से इनको पुत्र प्राप्ति होती, जिनका नाम होता अकबर। कालांतर में आगे चल के अमरकोट के शासक के पास ये शरण लेते हैं, अमरकोट के शासक के पास ये शरण लेते हैं। और इसी दौरान हमीदा बानो ने 1542 में मुगल राजवंश के महान सम्राट सम्राट अकबर को जन्म दिया, महान सम्राट अकबर को जन्म दिया। राज्य की पुनः प्राप्ति फिर ये करते हैं, यानी कि फिर से राज्य की पुनः प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं कि चलो अब इतने साल हो गए, हम वापिस चलते हैं राज्य को जीतने के लिए। तो फिर ये क्या करते हैं, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, एक मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में। हुमायूं ने 1553 में कामरान को पराजित किया, जो इनके भाई थे, कामरान को पराजित किया। भाई तुम भी तो वही हो, दगाबाज हो, तुम भी तो विरोधियों का ही साथ दे रहे, हमारा तो साथ दे रहे नहीं है, तो सिद्ध सी बात है, हमें शासन सत्ता स्थापित करनी है तो तुम्हें भी हराना ही पड़ेगा। तो क्या करते हैं, कामरान को पराजित कर देते हैं, और 1554 में पेशावर की ओर बढ़ते हैं, और 1554 में उसने लाहौर को भी जीत लिया। उधर से अब ये जीतते हुए वापिस आते हैं। अब कोई भी आए, चाहे वो अपना हो या पराया हो, हमने भारत में अगर मुगल सत्ता को स्थापित करना है पुनः, तो हमें जो अपने अपोजिट में चल रहे हैं वो अपने हैं, पराये हैं, ये नहीं देखना, सबको पराजित करते हुए चलना है। तो ये फिर लाहौर को भी जीत लेते हैं। इसके पश्चात पंजाब में सतलज नदी के तट पर लुधियाना से कुछ दूर स्थिति पर मछुआरा नामक स्थान पर हुमायूं ने सिकंदर सूर के सरदार समेत, जैसे कि तातार खाजी को, सभी को हरा दिया, एक नए परफॉर्म के साथ फिर वापस आते हैं, और फिर हराते हुए सबको वापस आते हैं। फिर होता है एक सरहिंद का युद्ध। इस युद्ध में बैरम खां के ही नेतृत्व में अकबर एक महान शासक बनता है, यही इनके अंगरक्षक हैं अकबर के। अब बैरम खां के नेतृत्व में मुगलों ने सिकंदर सूर को हराया। सरहिंद युद्ध जीतने के पश्चात हुमायूं ने दिल्ली, आगरा, संभल आदि क्षेत्रों पर, जो दिल्ली, आगरा, संभल जो अपने भाइयों को दी थी, उन क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लेता है, और हुमायूं पुनः दिल्ली के तख्त पर बैठ जाता है। लेकिन कुछ ही दिन शासन करवाता है, और कुछ दिन दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं की दूसरी बार बादशाह बनने के 1 साल बाद जनवरी 1556 में ही दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। दीन पनाह की सीढ़ियों के गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु के बाद इतिहासकार हैं जिनका नाम है लेनपुल। क्या नाम है? लेनपुल क्या लिखते हैं? लेनपुल लिखते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। हुमायूं की कब्र ईरानी संस्कृति से प्रभावित है, जिसका वास्तुकार मिर्जा गयास बेग था। उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम हुमायूं की अमूल्य भेंट थी। यह मकबरा दिल्ली में स्थित है। यह मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में।
हुमायूं के बारे में थोड़ा सा मूल्यांकन देखते हैं कि वो कमजोर शासक थे, विलासितापूर्ण थे या दुर्बल थे, प्रबल थे, कैसे शासक थे। तो हुमायूं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हुमायूं का जो जीवन है वो अत्यधिक उतार चढ़ाव से भरा रहता है। हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा कि कैसे कैसे कंडीशन है, तो उतार चढ़ाव तो आपने देख ही लिया, उतार चढ़ाव से भरा रहता है। अनेक विद्वानों ने उनके प्रति नकारात्मक विचार प्रस्तुत किए हैं, परंतु यह भी सत्य है कि वो एक वीर और योग्य शासक था। अगर वो बिल्कुल अयोग्य शासक होता तो दोबारा से आके अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाता। तो ये एक योग्य शासक भी था। भारत में अपने साम्राज्य की पुनः प्राप्ति करके उसने यह साबित कर दिया कि वह चारित्रिक दृढ़ता का परिणाम है, वो चारित्रिक दृढ़ व्यक्ति था। वही गुजरात अभियान उसकी सैन्य योग्यता का परिचय है कि गुजरात अभियान में उन्होंने, ये सैन्य अभियान भी था कि गुजरात को भी उन्होंने जीता था, जिसमें बहादुर शाह ने कितने क्षेत्रों को जीता हुआ था, फिर भी उनको जीता है। यानी कि इनकी सैन्य अभियान से ये साबित होता है कि एक मजबूत शासक थे। उसने दिल्ली में यमुना तट पर एक दीनपना नामक नई राजधानी बनाई थी। दिल्ली में यमुना नदी के तट पर एक दीनपना नामक नई राजधानी बनाई थी। वह ज्योतिष में काफी विश्वास करता था, ज्योतिष में काफी विश्वास करता था, तथा सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंगों के वस्त्र पहनता था। अलग अलग रंगों के वस्त्र, ज्योतिषी में ज्यादा ही विश्वास करता था और अलग अलग रंगों के अलग अलग वस्त्र ये पहनता था। तो आज का लेक्चर अपना ये था। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, इससे जो अगला रहेगा वो रहेगा अपना अकबर के बारे में। आगे जो अपना लेक्चर रहेगा वो अकबर के बारे में रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर है अकबर के बारे में। तो आज का अपना यहाँ पे समापन होता है। इसके साथ हम आपको बता दूं, शिक्षा युग के अपने इस प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल पर एडवांस मैथ भी हम बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपका अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह है। आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, फ्री है। और मैं आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि ये पीडीएफ आप जरूर शेयर करना, वीडियो आप शेयर करना, पीडीएफ जरूर शेयर करना, क्योंकि पीडीएफ से बच्चे पढ़ सके। जिस बच्चे को अगर जरूरत है तो ये पीडीएफ उसके पास पहुंच जाए। कोई भी एग्जाम में किसी को सफलता मिलती है तो अच्छी बात है। तो आप अपने हाथ से एक तो नेक काम कर ही दें, पीडीएफ को शेयर जरूर करें। जिसके पास भी पीडीएफ पहुंचती है, पीडीएफ को शेयर जरूर करें। तो ये आज का अपना लेक्चर था। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में, ना सॉरी, अकबर के बारे में नहीं, इसके बीच में एक वो भी तो रह जाता है ना, शेरशाह सूरी के बारे में। तो हम जो पढ़ेंगे इसके बाद शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो लेक्चर होगा अपना शेरशाह सूरी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। अगला जो लेक्चर रहेगा वो शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ओके, थैंक यू।